सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज है? एनी कमेंट? नए स्टूडेंट्स स्पेशली, पुराने वाले नहीं, नए स्टूडेंट। जी, आपको कोई आइडिया है सुपरवाइज लर्निंग क्या चीज है? जी आप बताएं। किसकी जरूरत हो? ट्यूटर की जरूरत हो। अच्छा, और? जी आप बताएं। सही, आउटपुट उसको पहले दी जाए, आप ये कह रहे हैं इनपुट के साथ आउटपुट भी दी जाए। तो पहले प्रीवियस इनपुट भेजे तो आउटपुट आ रही है। आपका क्या कमेंट है इस बारे में? आउटपुट नॉन होती है उसमें। जी ऑलमोस्ट सारे राइट। जी नए पुराने स्टूडेंट्स, तनवीर चले आप बताएं। लेबल डेटा होता है, सेम वही चीज है, आउटपुट ऑलरेडी मालूम होती है उसमें। जी अच्छा, सुपरवाइज लर्निंग को अगर हम बताएं तो आउटपुट आप उसको पहले दे देते हैं, या टारगेट उसको पहले दे देते हैं कि इस मॉडल ने ये टारगेट अचीव करना है, ठीक है, तो उसके कहते हैं सुपरवाइज करना, टीच बताना ऑलरेडी कि तुमने ये करना है। तो इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। इनपुट और आउटपुट का पेयर आप दे दें और उसका एरर मिनिमाइज करते हैं कि दरमियान जो आपकी टारगेटेड आउटपुट है और आपकी जो इस इनपुट से आउटपुट आई है, दोनों आउटपुट के दरमियान आपने एरर कम करना है। इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। ठीक, इसमें फॉर एग्जांपल इनपुट है, आपने एक मॉडल को दे दिया, आउटपुट आया है, आपके पास आउटपुट आ गया। अब इस आउटपुट को आपके पास जो ऑलरेडी आउटपुट आया हुआ है, लेबल ऑलरेडी है आपके पास, उसके साथ आपकी कंपैरिजन करनी है, इनके दरमियान कितना फर्क आ रहा है। अगर फर्क बहुत कम मिनिमाइज हो के जीरो के करीब आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने वो एक्यूरेसी अचीव कर ली है जो आपकी टारगेटेड थी। ये फिगर जो है वो फीफी ली, एक बड़ा नाम है डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में, ये उनके पेपर से तस्वीरें ली गई है। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल एक इमेज है, इसकी क्लासिफिकेशन आपने करनी है कि आया ये क्या है। इमेज क्लासिफिकेशन करनी है, आपने एक मॉडल को फॉर एग्जांपल ये तस्वीर दिखा दी और वो उस मॉडल ने आपको बता दिया कि ये इस इमेज को मैं क्लासिफाई करता हूँ एज अ कैट। तो इसको ये एग्जांपल है सुपरवाइज्ड लर्निंग की। अब ये भी हो सकता है कि ये मॉडल इस पिक्चर को कहें कि ये डॉग है, ये भी क्लासिफिकेशन है, सुपरवाइज लर्निंग है, बट इस जो आपकी ट्रेनिंग है वो भी इसमें एरर बहुत ज्यादा है, इसलिए आप को इसको और ट्रेन करना है ताकि आपके रिजल्ट सही आ जाए। ठीक, इसके अलावा एक और एग्जांपल है स्पीच रिकग्निशन में। स्पीच रिकग्निशन में आप अगर कोई आपके पास एक वॉइस नोट हो, उसको आपने डिटरमिन करना हो कि ये इस वॉइस नोट में क्या कहा जा रहा है, तो मॉडल के थ्रू इस स्पीच से वो इंफॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में निकालना, ये भी आपके पास एग्जांपल है सुपरवाइज लर्निंग। सो फॉर एग्जांपल ये फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, हम इस सपोज करते हैं कि ये हाउ आर यू है, तो अगर मॉडल आपका इतना इंटेलिजेंट हो कि इसके वॉइस नोट को कन्वर्ट कर सके टेक्स्ट में, तो ये भी एक एग्जांपल है सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सीन लेबलिंग, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। अगर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो है या कोई इमेज है, वीडियो में आपने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करना है कि इस वीडियो में ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आपका मॉडल इतना इंटेलिजेंट हो कि वो उस वीडियो में उस सीन में वो ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सके। सो फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। कुछ रिसर्च एरियाज है जैसे रेडार टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप मूवमेंट को डिटेक्ट कर सके कि ये जो मूवमेंट आ रही है, फॉर एग्जांपल ये इमेज आया हुआ है रेडार से, तो इस इमेज को आप
एक्सप्लेन कर सके कि इस इमेज का क्या मीनिंग है, क्या इसकी मीनिंग है कि जो मूवमेंट हो रही है वो किस शेप की है, क्या उसके पास रन कर रहा है, स्टैंड वो वॉक कर रहा है, या जो है उसके पास कोई बंदूक है, या वो क्रॉलिंग कर रहा है, या बॉक्सिंग कर रहा है। तो एक्टिविटी क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्टिविटी को क्लासिफाई करना है डॉपलर इफेक्ट के थ्रू। जो लोग रेडार वगैरह पे काम कर रहे हैं, आरटीसी वाले इस पे काम कर रहे हैं, सिग्नलिंग वगैरह पे जो काम कर रहे हैं, उनको आइडिया हुआ होगा कि ये फ्रीक्वेंसीज होती है जिस बेस पे आप जो डॉपलर इफेक्ट के थ्रू जो है आप फाइंड करते हैं कि क्या चल रही है। ठीक, मूवमेंट को भी एक्टिविटी ब्रॉड टर्म है, बट स्पेसिफिक एक्चुअली डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आप माइक्रो लेवल पे जाके एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल एक यस, तो यही बिल्कुल, बट ये माइक्रो डॉपलर इफेक्ट माइक्रो लेवल पे अगर आप करें, फॉर एग्जांपल इस रूम में वो रडार टेक्नोलॉजी लगा ले, ये तो आपकी रेंज मिनिमम हो जाएगी, तो उसके थ्रू आप एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये इसकी क्या एक्टिविटी है। आप जो आप समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने बॉर्डर पे लगाए हुए हैं बॉर्डर वो रडार, वो काफी किलोमीटर्स ऑफ रेंज है उसकी, मे भी उसकी जो मूवमेंट इतनी एक्यूरेट ना हो, बट माइक्रो लेवल पे उसकी एक्यूरेसी वैसे सर वैसे एक्टिविटी को आपका काम जी, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये फिजिकल मूवमेंट से एक्टिविटी को तो प्रेडिक्ट किया जाता है, मतलब अगर ऐसी सर प्लीज आप डिस्कशन का टाइम जो है कि वक्त आप डिस्कशन करें, लतीफे के वक्त ऐसा करें जो जी कोई स्पेसिफिक मूवमेंट है उसकी फीचर्स होंगे जी जी उन फीचर्स की बेस पे प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि क्या एक्टिविटी बंदा परफॉर्म करना चाहता है। अच्छा, पहली तो बात ये कि आप एक्टिविटी को कैसे मॉनिटर करें। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी वीडियो की एक्टिविटी इमेजेस के थ्रू निकाल रहे हैं, क्यों नहीं हो सकती उससे, लेकिन इधर जो बात हो रही है वो डॉपलर इफेक्ट की हो रही है, सिग्नल्स की हो रही है। डॉपलर फिनोमेना अगर किसी को नहीं पता होता तो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, उसके मुताबिक वो वेव्स जाती हैं और डिस्टेंस और वेव्स की जो ट्रेवलिंग है ना उसके थ्रू वो एक्टिविटी डिटेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल हाँ, फ्रीक्वेंसी जो रिस्पांस टाइम के थ्रू इस तरह की निकलती है। फॉर एग्जांपल अगर एक गाड़ी आ रही है आपकी तरफ और उसका जो उसकी आवाज है वो जैसे वो करीब आ रही है तो उसकी आवाज आपको ज्यादा तेजी से सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अप्रोचिंग टुवर्ड्स यू। सिमिलरली अगर एक गाड़ी जा रही है तो उसकी जो वो है डिस्टेंस है और रिस्पांस टाइम है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वो आपसे दूर जा रहा है। एक्टिविटी होती है, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो इसके बारे में फिर वो खुद पढ़ सकता है कि डॉपलर फिनोमेना क्या है और ये एक्टिविटी किस तरह जो है वो डिटेक्ट हो सकती है इससे। फॉर एग्जांपल क्लासिफिकेशन करनी है हमने किसी इमेज की कि आया ये एक कैट है या ये एक डॉग है, तो ये एक्चुअली क्लासिफिकेशन होती किस तरह है। तस्वीर में तो आपके लिए बड़ा नेकेड आई से बड़ा इजी है कि आप समझते हैं कि कैट है। अब लेकिन अब एक देखे, अगर एक फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन ऐसी जगह रहा हो सारी उम्र के, उसने कैट देखा ही ना हो, वो कैसे डिसाइड करेगा कि कैट है। सिमिलरली कंप्यूटर तो डम होता है, उसको तो कुछ नहीं पता कि वो उसने कैट को कैसे क्लासिफाई करता है कि ये कैट है या डॉग है। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कि ये कैट है। अच्छा, अब वो जो बताएगा वो तो कैसे बताएगा कि यार उसका गोल सा सर है, उसके दो कान है, उसके जो है आईज है, उसके आईज के दरमियान डिस्टेंस इतना है, पैरामीटर्स डिफाइन करेंगे। सही। फॉर एग्जाम्पल, हाउ कैन वी टीच अ कंप्यूटर व्हाट कैट इज, जैसे मैंने बात की कि आप कंप्यूटर को कैसे सिखाएंगे कि ये कैट है। काफी इसमें तो काफी क्लियर है, तो इसमें एक अगर कंप्यूटर को बताया जाए तो, लेकिन
एक तरीका तो ये है कि आप दायरे मुख्तलिफ लगाएं फेस पे, उसके कानों पे, उसके टेल पे और पूरे स्ट्रक्चर पे। आप नाक हो गए, कान हो गए और उसकी आंखें हो गई, आपने सर्कल्स मुख्तलिफ ड्रॉ कर लिए। तो जो मेन नॉलेज इसके डिवाइस हैंड क्राफ्टेड फीचर कि आपने एक मुख्तलिफ एल्गोरिथम में शिफ्ट HOG जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, या आपने कुछ हैंड क्राफ्टेड फीचर्स निकाली कि ये चीज अगर किसी तस्वीर में हो तो हम कह सकते हैं कि ये कैट है। बट इसमें इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जी, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल ये जिस पोजीशन में अभी कैट खड़ी है, हर पिक्चर में कैट उसी पोजीशन में नहीं है। जी एग्जैक्टली अगर आप कैट के मुख्तलिफ, अच्छा चलो आते हैं आपकी तरफ आते हैं। अगर हम एक क्लासिफायर इस उस पर अप्लाई कर, जिस तरह हैंड क्राफ्टेड फीचर थी, तो इसलिए क्या कि MS से वो फीचर उसने निकाल लिए। ठीक है, आपकी पॉइंट की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फॉर एग्जांपल इसने वो फीचर, हैंड क्राफ्टेड फीचर है, वो निकाल लिए इसने, तो वो इस इमेज में वो फीचर देखेगा, वो फीचर एक्सट्रैक्ट करेगा एंड देन उस बेस पे कहेगा कि ये कैट है। ठीक है, लेकिन इसके बारे में क्या ख्याल है? ये भी एक कैट है। आप इसमें वो फीचर कैसे निकालोगे? आगे देखें, अब इसमें देखें आप उसकी पोजीशन देखें, काफी जो है वो रिलैक्स कर रही है। लेकिन जो आपका पुराना फीचर एक्सट्रैक्टर था उसमें ये इसकी बिल्कुल शेप चेंज हो, वो फीचर 100% इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। आप तो अभी फिलहाल डेटा सेट की बात नहीं हो रही, अब जो है मेथड की बात हो रही है कि आपने जो इमेज से वो फीचर एक्सट्रैक्ट करने, वो जो कन्वेंशनल मेथड है जो डीप लर्निंग और फीचर एक्सट्रैक्शन जो अभी लेटेस्ट जो डीप लर्निंग के थ्रू कर रहे हैं, वो उसी की तरफ आ रहे हैं। लेकिन वो क्यों जरूरत पड़ी, वो चीजें एक्चुअली डिस्कस हो रही थी। तो इसका प्रॉब्लम ये है कि हमने जो हमारी फीचर है उसको चेंज करना है, क्योंकि एक फीचर अगर उस फीचर को हम लेके चले तो हर इमेज पे और अप्लाई नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने मुख्तलिफ फीचर्स को देखने हैं, सिर्फ ये नहीं कि उसका सर गोल है, जो है इस तरह मुख्तलिफ जो फीचर हैंड क्राफ्टेड फीचर हमने निकाले थे, इसको हमने थोड़े से चेंज करने की। अब ये इमेजेस हैं, अब इसको देखें। फॉर एग्जाम्पल जो अब आधी कैट नजर आ रही है, इसका सिर्फ आधा सर नजर आ रहा है, इसमें वो क्राफ्टेड फीचर तो यूज ही नहीं हो सकते। अब एक है जो ऊपर देख रही है, उस पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। सिमिलरली जो एंग्री कैट है, वो उसका तो आप जो है तो ये इजी नहीं है कि आप जो है इसके लिए करेक्ट फीचर को उस जो कन्वेंशनल मेथड है उससे वो कर लें, डिवाइस कर ले या बना ले। ठीक है, अच्छा तो हमारा जो इन्होंने कहा कि अब आइडिया ये है कि कन्वेंशनल फीचर जो है वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं कि इमेज किस फॉर्म में है और जो पोजीशन है वो उसकी पोजीशन कैसी है, ओरिएंटेशन कैसी है। तो हमने फीचर्स को लर्न करना है, या फीचर्स को कहते हैं रिप्रेजेंटेशन को, कि कौन से पॉइंट्स है जिस बेस पे वो पॉइंट्स हम लर्न कर सके और उस बेस पे कहें कि ये जो थिंग है, थिंग ये क्या है। थिंग का लफ्ज मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वो अभी पता नहीं है कि वो क्या है। ठीक, तो फॉर एग्जांपल कैट की केस में कि ये थिंग कैट है। अगर हम ये फीचर को लर्न कर सके तो हम इस बेस पे बता सकते हैं एंड टू एंड कि ये इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ये एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड है। जिस ह्यूमन में जो आपके ब्रेन होते हैं, जो जिसमें मुख्तलिफ आपके न्यूरॉन्स कनेक्टेड होते हैं, इस एक्चुअली डीप लर्निंग उधर से इंस्पायर है। सो फॉर एग्जांपल अगर लेफ्ट पे देखे तो ये ह्यूमन विजुअल कॉर्टेक्स है,
राइट पे जो है एक एग्जांपल है डीप न्यूरल नेटवर्क की। तो डीप न्यूरल नेटवर्क के थ्रू आप मुख्तलिफ फीचर निकाल के उस बेस पे कह सकते हैं कि ये इमेज जो है वो कैट है। जो आपका न्यूरल नेटवर्क होता है बेस, उसको परसेप्ट्रॉन कहते हैं। परसेप्ट्रॉन मिल के फिर आपका डीप न्यूरल नेटवर्क बनाता है, या एक नोड जो होता है उसके आपका एक नोड है, ये आपका नोड है, इनपुट्स हैं और ये आपके वेट्स हैं। ठीक, तो इनके प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट ऑफ वेट इनटू इनपुट प्लस आपका जो है वो बेस, ये एक्चुअली आपका फंक्शन है, जो कि आपके पास वेट्स हैं और इनपुट हैं, जो कि आपके एक बेस के साथ एड अप हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब इसके लिए फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड करना है कि ये वाले इनपुट मेरे, ये अगर ये वाले इनपुट का जो रिजल्ट है वो पार्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर हो, तो आप डिसाइड करें कि ये न्यूरॉन, ये जो आपका नोड है, ये मुझे कुछ रिजल्ट दे। तो इसके आपको कोई फंक्शन चाहिए कि उस बेस पे इस इनपुट्स का आपको वो मिल जाए, रिजल्ट मिल जाए। कि फॉर एग्जांपल कोई थ्रेशोल्ड आप रखते हैं कि जब इस थ्रेशोल्ड की वैल्यू इधर से होगी, तो आप फॉर एग्जांपल आप थ्रेशोल्ड रखते हैं कि टेम्परेचर अगर 35 के अराउंड हो या 30 हो तो गर्मी है, अगर 28 अराउंड है, 25 है, 25 रूम टेम्परेचर होता है, तो उस थ्रेशोल्ड पे आप कहते हैं कि गर्मी है, सर्दी है। इस तरह किसी नोट को आपने एक थ्रेशोल्ड देना है कि अगर इसकी वैल्यू इस पॉइंट से हो तो इस थ्रेशोल्ड के इनपुट को आप आगे लेके चलो। तो उसके लिए उसको कहते हैं एक्टिवेशन फंक्शन। एक्टिवेशन फंक्शन कि आपने इस जो परसेप्ट्रॉन है या उसके आउटपुट को आपने आगे लेके जाना है, उसको एक्टिव करना है। ठीक है, तो इस एक्टिवेशन फंक्शन में ये जो आपको फॉर्मूला यूज हो रहा है, दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली सिग्मॉइड फंक्शन इसको कहते हैं। सिग्मॉइड फंक्शन एक्चुअली आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल देता है, जो कि एक्सपोनेंशियल अगर किसी ने स्टडी किया हो तो इसकी जो वैल्यू होती है वो आपको 0 और 1 के दरमियान देती है। ठीक है, सिग्मॉइड की अगर आप इसमें x की वैल्यू पुट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसकी जो वैल्यू है वो आपको 0 से लेकर 1 तक मिल रही है। ठीक, तो वो आपको एक थ्रेशोल्ड लेवल देता है कि फॉर एग्जांपल 0.5 अगर हो या उससे अबव हो तो आपको ये नोड एक्टिव हो। जब आपके पास कुछ न्यूरॉन्स मिल जाते हैं तो उससे आपका एक नेटवर्क बनता है, डीप नेटवर्क बन जाता है। या मल्टी परसेप्ट्रॉन को अगर आप एक्सटेंड कराए मल्टीपल परसेप्ट्रॉन को, तो उसको कहते हैं मल्टीपल परसेप्ट्रॉन नेटवर्क या नेटवर्क जी, आपको हाँ न्यूरल नेटवर्क एक्चुअली। ठीक, तो ये जो आपके अगर आपने एक नेटवर्क बना दिया है, उसको आपने इनपुट्स दे दिए और वो इन रिजल्ट आपको दे रहे हैं, तो जो इसका जो इफेक्ट है वो इनपुट से लेकर आउटपुट तक जाएगा। ठीक है, और जो आपने एक्चुअली वेट्स को अपडेट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर आउटपुट, रिक्वायर्ड आउटपुट। तो जब आपने वेट्स को अपडेट करना है तो इसका इफेक्ट आगे ज्यादा है। तो जब इसका इफेक्ट वन वे फॉरवर्ड जाना है तो उसको कहते हैं फॉरवर्ड पास। अब अगर आपने रिवर्स आना है, आउटपुट के थ्रू आके आपने क्या करना है, वेट्स को अपडेट करना है आउटपुट से लेकर इनपुट तक, तो इसको कहते हैं बैकवर्ड पास। अब आपने जो वेट अपडेट करने है, इसके लिए एक मेथड यूज होती है स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। इसके थ्रू आप वेट्स को उसकी रिक्वायर्ड या ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू असाइन करते हैं, जिस बेस पे आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है, रिक्वायर्ड रिजल्ट होता है, वो अचीव हो जाता है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट क्या है, या आपको लेक्चर में भी मिल जाएगा, पुराने वाले लेक्चर में। ठीक है, तो हो सकता है हम आगे आगे लेक्चर्स में इनको डिस्कस भी कर ले, बट ये एक्चुअली
मशीन लर्निंग में हमने इस पर काफ़ी जो है टाइम स्पेंड किया था, तो इसलिए इनको आइडिया हो गया होगा कि इस चीज़ की बात हो रही है। तो आप लोग नोट कर ले, ये आप लोग की होम असाइनमेंट है कि ग्रेडियंट डिसेंट को आपने समझना है कि वो क्या चीज़। ठीक, अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट दूं और वो आपसे मैं कलेक्ट ना भी करूं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो असाइनमेंट आप लोगों ने करनी नहीं है। उसका मतलब ये है कि वो आप लोगों ने लाजमी करनी है, क्योंकि आगे वो चीज़ आप लोगों को काम आनी है। ठीक है, तो उसको आप सीरियसली नोट कर ले और उसको असाइनमेंट को कर ले। सो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कैट है आपके, ये कैट है एक्चुअली कपड़ों के साथ जो है कैट ये लेटी हुई है। ठीक 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 है, तो अब इस पे जो है वो इज दिस अ कैट और अ डॉग, तो ये एक्चुअली आपने क्लासिफाई करना है। अगर कपड़ों के पास आपको मिले कि ये कैट है या डॉग है, तो जो हैंडक्राफ्ट टीचर थे वो इसको कैसे क्लासिफाई करेगी, वो तो नजर ही नहीं आ रही कपड़ों के साथ। तो एज डिटेक्शन कैसे, कौन से एजेस? जब जूम किया तो उसका एरिया वो है क्लियर है। फॉर एग्जांपल ये एरिया हो गया, ये तो कपड़े नजर आ रहे हैं, ये भी कपड़े साइड ही, उसकी कान नजर नहीं आ रही, उसका हेड नजर नहीं आ रहा, उसका आंखें नजर नहीं, हाँ नजर आ रहा है ये आंखें कहाँ, कौन वो बच्ची के साथ आ जाओ, किसको नजर आ रही है उस पे मार कर ले जिसको नजर आ रही है, ये ले ले और कंप्यूटर पे कर ले ताकि सबको वो आ जाए नजर। एक मिनट में हेल्प करता हूँ, ये दे दे जरा, नहीं बस सीधा इस तरह कर, एक मिनट। अब करें, इस तरह करना, एक मिनट, ये मार कर ले फिर देखते हैं कहाँ पे। ये क्या है? साजा बेटे, ये कान है, कान तो है बट कान इज नॉट दैट डोमिनेंट फीचर कि आप उस पे कहें कि ये कैट है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये आप उसको देखिए, दो चीजें, एक तो बेशक आप किसी एक ने उसका कान पकड़ लिया, बट आप इसको ऐसे सोचे कि कंप्यूटर ने इसको कैसे डिटेक्ट करना है। अब एक ऐसे जो है ट्रायंगल टाइप चीज नजर आ रही है, उसको उस बेस पे कंप्यूटर ने कहना है कि एक मिनट, ये फीचर है इस पूरे कैट का, ये कितने पोर्शन होगा, ये जो ये फीचर आपको मिल रहे हैं 5% होगा, 5% फीचर पे आपने उसको क्लासिफाई करना है कि ये एक मुझे 5 भी नहीं है, इसको और 2 ही होगा शायद। इस बेस पे आपने क्लासिफाई करना है कि कैट है। ये तो मैंने आपको बताया, आप लोग जूम करके, आप लोगों को तो पहले अंदाजा भी नहीं होता कि ये शायद कोई कपड़े वपड़े हों। काफी टेक्निक है जी, क्या टेक्निक है शेयर कर ले जरा। ओके, इसको कहते हैं ऑड टेक्निक, कि पत्थर मारे, आवाज करे, उठो बिल्ली, किसी को पता चले यार तुम बिल्ली हो, बट तस्वीर में अब बातें कैसे करोगे? अच्छा चलिए इस स्लाइड को तो खत्म करते हैं फिर। अच्छा, अब इस पिक्चर के बारे में बताना है कि जो क्लासिफिकेशन है, ये कैट है और डॉग है, तो इसको आपने क्या करना है, एक न्यूरल नेटवर्क से आपने पास करना है। स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एक्चुअली आपके वेट्स को अपडेट करता है। ये एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को परसेप्ट्रॉन पे एक लेक्चर दूं कि उसमें वेट्स कैसे अपडेट होते हैं, ताकि जो न्यू स्टूडेंट है फर्स्ट सेमेस्टर उनको भी आइडिया हो जाए। इनका तो काफी टाइम लगा था उस पर, मैं उम्मीद रखता हूँ कि इनको आता होगा। तो अब आप देखें कि
जो ये नेटवर्क है इसमें जो ब्लैक डॉट्स है वो एक्चुअली कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो व्हाइट डॉट्स हैं वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, डॉग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आपकी इनपुट लेयर है। आपने मुख्तलिफ इसके जो है वो फीचर्स दे दिए या इस इनपुट दे दिए जिसमें पिक्सेल्स है आपके पास। पिक्सेल्स क्या चीज होती है? इमेज की जो यूनिट वैल्यू होती है। अच्छा, उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक पिक्सल से क्या मुराद होती है? एक मिनट, एक यूनिट होता है, वो तो इन्होंने कह दिया। अब पिक्सल को अगर एक और उसको सब कैटेगराइज करें तो वो एक्चुअली क्या चीज होती है? बेस यूनिट होता है, बट सेल होता है। बट साहब सेल हो गया, सेल में आपका न्यूक्लियस है, आपका क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, आपके जो है वो न्यूक्लियाई है। इस तरह अगर आइटम में देखें तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। मैं आपसे सब कैटेगरी के बारे में पूछ रहा हूँ। सिंपल सी बात है, वो कलर कम्बिनेशन है ना, कलर कम्बिनेशन है। आरजीबी हो गया या आपका जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट भी एक कैटेगरी है जो ग्रे स्केल होती है, आरजीबी होती है, ये मुख्तलिफ स्केल होती है, उसकी यूनिट को मिला के वो तो भी आप लोग पढ़ लें क्या चीज। अच्छा, बहरहाल इस इनपुट आपने दे दिया इसको। अब इनपुट से अब ये जो एक एक डॉट है वो एक्चुअली एक एक वो है परसेप्ट्रॉन का एक यूनिट है आउटपुट, और ईच डॉट पे जो है आपका क्या है, एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है। अब इनपुट लेयर दे दिया, इससे इनपुट चला गया है आपका सेकेंड लेयर पे। मल्टीपल लेयर होती है इसमें, इनपुट लेयर हो गया, आउटपुट लेयर हो गया, इनके दरमियान जो लेयर होती है उसको कहते हैं हिडन लेयर्स। ठीक, तो ये इनपुट लेयर से लेकर आपके हिडन लेयर तक पास होके ये एक्चुअली उसने इनपुट दे दिया इन दूसरे लेयर को। ठीक है, एक्टिवेटेड न्यूरॉन्स, ये जो आपको आप आगे चलते हुए देख रहे हैं, इसका मतलब है कि नोड्स एक्टिवेट हो गए, बाकी नोड जो है वो स्लीप मोड में चले गए, एक्टिव हो गए। अब ये इसका कुछ नोड आगे लेयर्स को चले गई, फिर इसने अगर आप देखें तो ये इनपुट लेयर से लेके आगे जा रहे हैं, वो आपका डॉग वाले नोड जा रहे हैं, क्योंकि ब्लैक कैट को रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाइट डॉग को कर रहा है। ये रॉन्गली इसको क्लासिफाई कर रहा है, क्योंकि अगर इमेज को आप देखें तो उससे क्लासिफिकेशन इजी नहीं है। तो एग्जांपल इसने से दी कि इसको रॉन्गली क्लासिफाई कर रहा है। तो आपकी नोड जा रही है आगे वाले लेयर को, उससे आगे वाली लेयर में जा रही है डॉग वाली। इनमें जो आपका जो दो, क्योंकि आपके पास दो क्लासेस है, कैट और डॉग, तो जो आपका आउटपुट होगा वो आपकी दो क्लासेस का होगा। ठीक है, बाइनरी क्लासिफिकेशन कह लें। तो जो आपकी बाइनरी आउटपुट लेयर है उसने क्या कह दिया कि ये मुझे लग रहा है कि डॉग है, बट रिजल्ट है कि डॉग नहीं है, आपकी रॉन्ग क्लासिफिकेशन है। ये जस्ट इम्प्लीमेंटेशन थी डीप लर्निंग की। इमेज की बेस पे ट्रेन कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क, या काफी सारी इमेज चाहिए? अगर आपने एक इमेज पे ट्रेनिंग कर दी तो इसका मतलब है कि आपने अपने जनरलाइजेशन नहीं की, ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग। ठीक है, तो जनरलाइजेशन नहीं हुई। जनरलाइजेशन का मतलब है कि आपका मॉडल हर किस्म के इमेजेस पे या हर किस्म के इनपुट पे वो आपका आउटपुट है। तो आपके डेटा से जितना बड़ा होगा जनरलाइजेशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी, आपकी जो है अंडर फिटिंग और फिटिंग का फेनोमेना नहीं होगा। ठीक, मेरे ख्याल में काफी